हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो अब आप लोगों का इकोनॉमिक्स के एग्जाम के बाद क्लास 12th के कॉमर्स वालों का अब 20 फरवरी को आप लोगों का जो है वो अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है। तो अगर अकाउंटेंसी तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी तो हम लोगों का मेन सब्जेक्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि हम आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं और अकाउंटेंसी ना पढ़ाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी के लिए इससे पहले 75 को जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए थे, अगर आप उसको कर लेते हो तो आपका सारा का सारा थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हम आप लोगों को जितने भी एमसीक्यू यानी कि 30 एमसीक्यू जो अकाउंटेंसी में पूछा जाएगा, उसके लिए हम आप लोगों के लिए टोटल 10 वीडियो एमसीक्यू का लेकर के आएंगे, जिसमें से एक वीडियो इस साल का हम अपलोड कर चुके हैं। आप उसको देख लेना, अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लस ये हम लोगों का वीडियो नंबर 2 होने वाला है, जो एमसीक्यू हम आप लोगों को बताएंगे। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए टोटल 10 वीडियो लेकर के आएंगे, जिसको अगर आप देख लेते हो तो आपका 30 में 30 नंबर एमसीक्यू में 100% है कि सिक्योर हो जाएगा। उसी में से आप लोगों को आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो रहा है, उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अभी मत देखना, आप आराम से इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जाओ। इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे करके आने के बाद आप अकाउंटेंसी का इस पेपर को देखना। ठीक है, और जिन लोगों का आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं है, यानी जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस ले रखा था, जिनका आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं है, वो अभी से ही इस वीडियो को देख करके अकाउंटेंसी मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर देना। क्लियर? जिनका आज कॉमर्स है वो अभी इस वीडियो को मत देखना। ठीक है ना? चलो, अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चंस को करेंगे, हर एक चीज को डिटेल में समझाएंगे, तो मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, साझेदारी का फार्म से संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ द फार्म इज। तो एक जो पार्टनर होता है, याद रखना, एक साझेदार जो होता है वो फार्म का मालिक यानी कि ओनर भी होता है, और मालिक के साथ साथ वो एजेंट भी होता है यानी कि अभिकर्ता। तो अगर ऑप्शन ए में मालिक बोलेगा यानी कि ओनर, ऑप्शन बी में एजेंट बोलेगा यानी अभिकर्ता, और ऑप्शन सी पे लिखेगा बोथ, तो हम बोथ पे टिक मारेंगे, दोनों पे। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ हमको ऑप्शन सी पे दिख रहा है अभिकर्ता यानी कि एजेंट। बाकी ना तो वो मैनेजर होता है, ना वो सर्वेंट होता है, ना वो मोनोपोलिस्टिक यानी ना तो प्रबंधक होता है, ना सेवक होता है, और ना ही एकाधिकारी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरा, अभिकर्ता यानी कि एजेंट। ठीक है, आया समझ में? इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो हिंदी में क्या बोला था 2 नंबर पे, पूंजी पर ब्याज को सामान्यता मानना चाहिए। तो पूंजी पर ब्याज को जो है सामान्यतः लाभ का विनियोजन मानना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड जनरली बी चार्ज्ड एज एन एप्रोप्रिएशन टू ऑफ प्रॉफिट। सर क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि क्यों मानेंगे? इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि आईओटी आप सिर्फ तभी दीजिएगा जब आपको प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आईओटी आपको यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट माना जाता है। क्लियर बात मेरा? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो 3 पे गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, और हम आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि अकाउंटेंसी में जब भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो हमेशा आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ोगे और इंग्लिश में ही सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया है। पहला साल का प्रॉफिट है 8,000, दूसरे साल का है 12,000, तीसरे साल का है 10,000, और चौथे साल का है 10,000। हमको गुडविल निकालने बोला है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। ठीक है, निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट को जोड़ो, तो ये मेरा 8,000 प्लस 12,000 20,000, 20,000 और 10,000 30,000, 30,000 और 10,000 40,000। तो 40,000 रुपया हम लोगों का हो गया है टोटल प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो चूंकि ये 4 साल है, तो नंबर ऑफ ईयर 4 साल होगा, डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 10,000। अब एवरेज प्रॉफिट आया, अब हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है, ये जो एवरेज प्रॉफिट 10,000 आया है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। और देखो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ कितना बोल रहा है, 2 साल है। तो जब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यानी ये हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट हो गया 20, गुडविल हो गया 20,000। अब देखो 20,000 कौन सा ऑप्शन में है? 20,000 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर बात है मेरा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लेना, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है वो तो हम टेलीग्राम पे दे ही देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
4 पे बोल रहा है, देखो यहाँ भी न्यूमेरिकल है तो इसको भी इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। बोल रहा है कि एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स और वाई पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को कितने में बांटते हैं, 2:3 में। तो ये ओल्ड रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो है हम लोगों का एक्स और वाई का 2:3। 2:3 का मतलब है कि एक्स का है 2/5 और वाई का है हम लोगों का 3/5। एक्स का क्या है 2/5 और वाई का क्या है हम लोगों का 3/5 है। ठीक है, चलो हो गया यहां तक। अब देखो आगे क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है इफ इन फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। अब वो लोग फ्यूचर में डिसाइड कर रहा है कि इक्वल बांटेगा, यानी जो न्यू रेशियो एक्स और वाई का होगा वो हो जाएगा इक्वल, यानी कि 1:1। ठीक है, यानी 1:1 का मतलब एक्स का 1/2 और वाई का भी 1/2। तो अब हमको बोल रहा है कि विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो। हमको बताना है कि किस पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, वो भी किस रेशियो में वो सेक्रीफाइस मेरा करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो बोला तो फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, होता है फॉर्मूला। तो पहले एक्स का निकालते हैं, तो एक्स का ओल्ड रेशियो है देखो 2/5 है ऊपर, 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2 है। ठीक, नीचे एलसीएम लेंगे 2 और 10 5 का तो 10 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और -5 यानी -1/10। इसका मतलब तो ये तो एक्स तो गेन कर गया, सेक्रीफाइस तो नहीं किया। एक्स क्या कर रहा है हम लोगों का, एक्स गेन कर रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं वाई का, तो वाई का ओल्ड रेशियो होगा हम लोगों का 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2 है। तो एलसीएम लेंगे नीचे 5 और 10 का तो 10, 2 और 10 का तो 10 होगा, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा और -5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 बाय हम लोगों का क्या हो गया 10, 1/10 हो गया। क्या हो गया 1/10। इसका मतलब हुआ कि ये जो हम लोगों का जो एक्स जो है हम लोगों का एक्स वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, कितना 1/10 का सेक्रीफाइस हम लोगों का एक्स कर रहा है। वाई क्या बोल रहे हैं, वाई जो है हम लोगों का सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 का, एक्स गेन कर रहा है। तो यहां क्वेश्चन में हमको बोला था कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 का। वाई सेक्रीफाइस कर रहा है कितने का 1/10 का। क्लियर बात है मेरा। आगे इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 नंबर पे बोल रहा है हम लोगों को क्वेश्चन में साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करने पर होगा एक रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्ड एसेट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म विल बी। यानी अगर पार्टनरशिप फार्म में कोई अनरिकॉर्ड एसेट था जिसको हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, तो जब हम लोग अनरिकॉर्ड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो इससे पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, यानी पार्टनर्स को गेन होगा, इससे वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। ठीक है, वहीं अगर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी रहता तो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी से लॉस होता। अगर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी रहता, क्या रहता, अगर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी रहता तो इससे लॉस होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूला पूछ रहा है त्याग अनुपात है सेक्रीफाइस रेशियो इज, तो हमको पता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, आया समझ में, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे एक नया साझेदार फार्म में शामिल किया जा सकता है। ए न्यू पार्टनर्स में बी एडमिटेड टू ए फार्म। याद रखना, एक नए साझेदार को साझेदारी में सिर्फ तब प्रवेश कर सकते हैं जब पुराने में से सारे के सारे साझेदार इसके लिए सहमत हो। यानी अगर 3 पार्टनर है ए बी और सी तो इन तीनों का एग्री होना जरूरी है। अगर 2 एग्री होगा तो भी एडमिशन नहीं होगा, अगर 1 एग्री होगा तो भी एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब सभी साझेदार इसके लिए सहमत हो, यानी पुराने साझेदारों की सहमति पर विथ द कांस्टेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। जब सारे पार्टनर एग्री होगा तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोला जा रहा है 8 पे नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। अगर नया पार्टनर फार्म में एडमिट हो रहा है उस समय एडमिशन के समय में बैलेंस शीट के अंदर जो जनरल रिजर्व है वो किसको मिलेगा, तो हम बता दे रहे हैं। अगर मान लो ए और बी 2 पार्टनर है और नया पार्टनर सी को ये लोग एडमिट कर रहा है तो इस कंडीशन पे ए और बी के पास जो भी है
ए और बी के पास अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, ए और बी के पास अपना कुछ भी रिजर्व पड़ा है, ए और बी के पास अपना कुछ भी गुडविल है, या ए और बी का अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस है। ये सारा का सारा चीज ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलता है। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा ओल्ड रेशियो में। तो यहां भी जो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर ढूंढो कहां है? ऑप्शन सी पे है। तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर को हम लोग इसको देंगे। सिंपल बात है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब एक नया पार्टनर फार्म में एडमिट होता है तो इससे पार्टनरशिप फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी साझेदारी फार्म का पुनर्गठन होता है। किसका पुनर्गठन होता है? साझेदारी फार्म का। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। मान लो कि ए, बी और सी ये तीन पार्टनर मिलके अगर मान लो पार्टनरशिप फार्म को चलाता था, अब मान लो यहां से सी रिटायर करके चला गया, तो ये सी को जो गुडविल देंगे वो गुडविल किस रेशियो में देंगे इसको? तो भाई गुडविल, इसका जो हिस्से का गुडविल होगा वो तो ओल्ड रेशियो में ही लेकर के जाएगा ना भाई। अपने हिस्से का गुडविल जो ओल्ड रेशियो था उसी में लेके जाएगा। तो पुराने लाभ हानि अनुपात में, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको मिलेगा। सिंपल बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद आते हैं 11 नंबर। 11 पे बोल रहा है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 पे, संपत्ति और दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटी इज सो इन देयर रीवैल्यूड अमाउंट। देखो रीवैल्यूड अमाउंट में दिखा रहा है, यानी कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य पे दिखा रहा है। पुनर्मूल्यांकित मूल्य का मतलब है नया, यानी कि एसेट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। इंक्रीज एंड डिक्रीज होने के बाद जो अभी नया अमाउंट है उसका, उसमें उसको कहां दिखाते हैं? तो यह न्यू बैलेंस शीट, यानी कि नया आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। आपको याद होगा ना, जब हम लोग कभी भी बैलेंस शीट को बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर में जो भी एसेट और लायबिलिटी को दिखाते हैं उसका नया अमाउंट को दिखाते हैं, जो इंक्रीज डिक्रीज होकर आया है उसको दिखाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिर 12 नंबर न्यूमेरिकल है तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/4, 2/5 एंड 7/20। तो पहले भाई रेशियो बराबर नहीं है, तीनों का पहले रेशियो बराबर करते हैं। किसका किसका रेशियो बराबर करना है? एक्स का, वाई का और जेड का। चलो रेशियो बराबर करते हैं। तो 1/4 इज टू 2/5 इज टू 7/20। तो नीचे सबका डिनोमिनेटर को बराबर करना है, यानी हर को। तो जब 4, 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। अब 4 को 20 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा। 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 दूनी की 8 और ये 7, यानी एलसीएम लेके अब 20 को हटाएंगे, यानी 5:8:7। ये मेरा क्या हुआ? इन लोगों का ओल्ड रेशियो हुआ। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड का रेशियो है 5:8:7। आगे बोल रहा है जेड रिटायर फ्रॉम द फार्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अब जेड रिटायर हो गया तो देखो ये एक्स वाई जेड का 5:8:7 था, एक्स रिटायर हो गया, यानी एक्स का शेयर को हटा दो। हटा, एक मिनट, कौन रिटायर हो रहा है? जेड। जेड रिटायर हो गया, जेड का शेयर को हटा दिए, तो एक्स और वाई का शेयर क्या बच गया? 5:8 एक्स और वाई का बच गया। तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो होगा हम लोगों का 5:8, यानी 12 का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है किसी साझेदारी की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाता है उसके या उनके ख्याति के हिस्से के रूप में। ऑन द डेट ऑफ ए पार्टनर द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया तो उससे हिस्से का जो गुडविल है वो उसके डिसीज्ड पार्टनर को, यानी उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद आते हैं 13 नंबर। बोल रहा है कि प्रीमियम पर निर्गमन से क्या आशय है? द पर्पस ऑफ इशू ऑन प्रीमियम इज। अगर कभी भी हम लोग शेयर को प्रीमियम में इशू किए हैं, इसका मतलब है कि जो शेयर का फेस वैल्यू है, यानी अंकित मूल्य है, उससे ज्यादा में शेयर को बेचे। अगर 10 का शेयर को 12 में बेचे तो 2 रुपया प्रीमियम में बेचे, 100 का शेयर को 120 में बेचे तो 20 रुपया प्रीमियम पे बेचे। तो प्रीमियम का मतलब यही होता है कि जो शेयर का फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से उसको ज्यादा में बेचे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि अंशों को अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमित करना। इसका मतलब इशू वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर से वो जो है वो ज्यादा होता है।
क्लियर बात है? यानी कि अगर हम 10 का शेयर को अगर हम 12 में बेचे तो 2 रुपया मेरा प्रीमियम है। अगर हम 100 का शेयर को 120 में बेच रहे हैं तो 20 रुपया मेरा प्रीमियम है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं अब। बोला गया है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। द टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड, तो बैलेंस शीट में जब टोटल लायबिलिटी दिखाते हैं तो वहां पे चुकता पूंजी यानी कैल को यानी कि कोल्ड अप कैपिटल को शामिल किया जाता है। एक कोल्ड अप नहीं भाई, गलत बोल रहे हैं, पेड अप कैपिटल को शामिल किया जाता है लायबिलिटी में। जितना शेयर होल्डर शेयर का पैसा दिया है उतना ही कंपनी के लिए वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट री इशूड इज ट्रांसफर टू, यानी अगर हम शेयर को फॉरफिटेड किए उसके बाद उसको री इशू किए तो री इशू करने के बाद जो पैसा बचा है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? तो हमको पता है संचित पूंजी खाता में, यानी कि कैपिटल रिजर्व में। इसी के लिए ही तो जर्नल होता है ना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर? आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है अंश जब्ती खाता के शेष को आर्थिक चिट्ठे के किस मद के अंतर्गत दिखाया जाता है? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम ऑफ। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, उस बैलेंस शीट में शेयर को फॉरफिटेड किए तो शेयर फॉरफिटेड क्या, जो वो शेयर जो फॉरफिटेड किए उस शेयर को कहां दिखाते हैं? तो जिसको फॉरफिटेड किए हैं वो तो शेयर है ना भाई। शेयर है तो शेयर कैपिटल में जोड़ के दिखाएंगे। शेयर है तो शेयर कैपिटल में जोड़ के दिखाएंगे, यानी ऑप्शन सी अंश पूंजी खाते में यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में उसको जोड़ के दिखाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है। फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज, अगर कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम में बेचाए तो ये कंपनी का कैपिटल गेन है, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति है। और वहीं अगर डिस्काउंट में इश्यू करता तो वो कैपिटल लॉस होता, यानी पूंजीगत हानि होता। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्दगी कर देने पर हस्तांतरित होती है कहता है डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय ओनली ऑफ डिलीवरी, यानी कि सिर्फ भुगतान करते ही, यानी अगर डिवेंचर जो है वो भुगतान मात्र पे ही दूसरे को दे दिया जाता है तो ऐसे डिवेंचर को हम लोग बोलते हैं आपका बीरियर डिवेंचर। याद रखिएगा, वाहक ऋण पत्र यानी कि बीरियर डिवेंचर उसको बोला जाता है। ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाए तो यह है इफ डिबेंचर्स परचेज्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड आर दोज, यानी अगर कंपनी मान लो शेयर बाजार से कोई डिबेंचर खरीदा और कंपनी उस डिबेंचर को तुरंत कैंसिल नहीं किया, इसका मतलब है कि कंपनी उस डिबेंचर को अपने पास रख लिया, तब यह माना जाता है कि कंपनी वो जो डिबेंचर खरीदा है उस डिबेंचर में कंपनी पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी विनियोजन किया है। अगर कंपनी डिबेंचर खरीदा उसको कैंसिल नहीं किया तो वे कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोजन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर बात है? आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे, अपना ऋण पत्र कंपनी के वो ऋण पत्र होते हैं जिसे वोन डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच कंपनी विच, तो अभी समझाए थे वोन डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसको कंपनी ओपन मार्केट में यानी बाजार में खरीदता है और उसको कैंसिल नहीं करता, तो ऐसे ही डिबेंचर को वोन डिबेंचर बोला जाता है। कंपनी बाजार से खरीदा और विनियोजन के रूप में रखती है। द कंपनी परचेजेस फ्रॉम द मार्केट एंड कीप्स देम एज इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका वोन डिबेंचर। 22 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है एक स्वाधिकार उदाहरण है, ए पेटेंट राइट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो पेटेंट राइट जो होता है हम लोगों का वो हम लोगों का इंटेंजिबल एसेट होता है, यानी अदृश्य संपत्ति होता है, जैसे गुडविल होता है। ठीक है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रॉयल्टी, एमोर्टिज, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, ये जो होता है मेरा इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 नंबर पे, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डॉट डॉट हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द कंपनी डॉट अकाउंटिंग ऑफ, याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमेशा कभी भी सबसे एंड में बनाते हैं। जैसे आप नोटिस करते हो ना कि बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं तो सबसे एंड में बनाते हैं, तो ये हमेशा जो स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हम लोगों का सबसे अंत में बनता है, यानी कि एंड प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद होता है, और इसके बाद उस साल दूसरा किसी चीज को बनाया नहीं जाता। आगे आते हैं 24 नंबर पे, वित्तीय विवरण में सम्मिलित होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंट
तो एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें यानी जो बैलेंस शीट बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन यानी कि मौद्रिक सूचनाओं को ही शामिल किया जाता है। आप नोटिस करना, आप अगर बैलेंस शीट बनाए तो उसमें सिर्फ रुपया से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हो, बैलेंस शीट बनाए तो भी आप वहां सिर्फ रुपया से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही दिखाते हो। ठीक है, आगे कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स। तो एक कंपनी ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनाने के बाद पूरे साल का एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है और वो एनुअल रिपोर्ट बना के उसके अंशधारियों को यानी कि शेयर होल्डर्स को दिखाता है कि देखो ऐसे ऐसे कंपनी का पोजीशन है, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी का रियल ओनर होता है। तो 25 का राइट आंसर होगा सी। आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, वित्तीय विवरण विवरणों की तुलना व्यवसाय की डॉट की प्रवृत्ति को इंगित करता है। कंपेरिजन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ द डॉट डॉट कंपनी। यानी जब हम लोग कंपनी का वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो कंपनी का सब चीज बता देता है। कंपनी का लाभदायकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, निष्पादन यानी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, वित्तीय स्थिति कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, कंपनी के पास एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है कंपनी का, सब चीज बता देता है। तो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, आगे 27 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है डॉट अनुपात मुख्य रूप से पर्याप्त की गणना करते हैं। द डॉट रेशियो इज प्रिलिमिनरी मेजर्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब कि हम जो पैसा लगाएं वो मेरा आने वाले समय में कितना तक हमको रिटर्न मिलेगा। एक्चुअल में हम यहाँ पे पैसा लगाएं, प्रॉफिट मिला भी या नहीं मिला, तो ये हम लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभदायकता अनुपात हमको बताता है कि एक्चुअल में हम जो पैसा लगाए हैं उसमें कितना रिटर्न हमको मिला, कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द्रव्यता के दो दो आधारभूत माप हैं, द टू बेसिक मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। तो भाई कोई भी चीज लिक्विडिटी जो होता है उसके लिए दो ही चीज होता है। यानी ये समझ लो ना कि लिक्विडिटी रेशियो में किसको बनाते हैं, तो लिक्विडिटी रेशियो में एक होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। ठीक है, यानी तरलता में हम लोगों का दो ही चीज आएगा। क्या क्या आएगा, एक हम लोगों का आएगा यहाँ पे चालू अनुपात और दूसरा होता है द्रव्यता अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 पे बोल रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग जब भी बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बनाते हैं, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण का लेखांकन रोकड़ के आधार पर ही किया जाता है। यानी नहीं देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं लिखते हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया। 30 नंबर पे बोल रहा है फार्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फार्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। तो जब कभी भी पार्टनरशिप फार्म को डिजुलेशन किया जाता है तो उसमें अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये नॉर्मल लायबिलिटी होता है और इस नॉर्मल लायबिलिटी को वसूली खाता में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से जो है हम लोगों का 30 का 30 ऑब्जेक्टिव जो है वो हो गया खत्म। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो पीडीएफ है ये हम आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, एमसीक्यू हम करवा दिए। यहाँ जो भी सब्जेक्टिव दिया है ऑब्जेक्टिव आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, जो हम पहले दिए थे उसी का थ्योरेटिकल है। फिर थोड़ा-सा और अगर नीचे आएँगे तो यहाँ पे हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को भी आप चाहो तो आप एक बार प्रैक्टिस करके रख सकते हो और अगर नहीं प्रैक्टिस करना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो इसी तरीके से ये हम लोगों का सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए टोटल जो है हम आप लोगों के लिए टोटल 10 सेट्स का वीडियो लेके आएँगे। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी शानदार नंबर आने वाला है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और कॉमर्स वाले जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके स्कूल के दोस्त हैं, आपके ट्यूशन के दोस्त हैं, उन सब तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।